आगे आप लोगों की फिजिक्स क्लास में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और हम इसकी चर्चा कल जहाँ तक किए थे उसी के आगे थोड़ा सा और करेंगे, और जो आप लोगों को नोट्स मिल रही है उसको आप तैयार करते चलेंगे। कल हम लोग स्टीफन हॉकिंस की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एक अच्छी सी किताब, एक बहुत ही अच्छी किताब जिसको कहा जाता है आज आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो उस किताब की तुलना किसी किताब से नहीं की जा सकती। कारण क्या है कि साइंटिफिक अप्रोच की लिखी गई वह किताब भारत ही नहीं पूरे विश्व में बिकने वाली, जिस समय यह किताब आई थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। इसकी सेलिंग बहुत हुई थी, लगभग 300-350 में इंग्लिश वर्जन में आती है बुक। बहुत अच्छी सी बुक थी जिसमें स्पेस और टाइम के बारे में ही बताया गया था कि स्पेस क्या होता है और टाइम क्या है। ये दोनों बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। खासकर हम मैकेनिक्स शुरू करने चल रहे हैं तो मैकेनिक्स की दृष्टि से आप जानते हैं कई शाखाओं की चर्चा की जा चुकी है। तो आप 11th में मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं तो मैकेनिक्स, पूरी मैकेनिक्स पढ़ेंगे। लेकिन पूरी मैकेनिक्स में हमें 11th की जो फिजिक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक प्रकार से आप कह सकते हैं, लेकिन न्यूटन के नियमों का ही एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन के जो नियम एक राशियों के लिए आए, फिक्स क्वांटिटीज के लिए आए, जो भी राशियां थी उसी के व्यवहारिक रूप में हम न्यूटन के नियम को देखते हैं। तो ज़्यादातर मैकेनिक्स पढ़नी है। मैकेनिक्स के बाद एक और ब्रांच आपको 11th में पढ़नी होती है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। यही दो शाखाएं आपको इस वर्ष पढ़नी है। हिंदी में अब भी लिख सकते हैं, ऊष्मागतिकी इसको कहते हैं, ऊष्मागतिकी कहते हैं, और ये यांत्रिकी कहलाती है। ये देखिए यांत्रिकी, अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग बातें हैं जिसकी चर्चा आगे हम करते रहेंगे। इस बात को विशेष ध्यान देंगे कि हम मैकेनिक्स में कुछ फंडामेंटल राशियों की बात कर रहे हैं। और स्टीफन्स की जो किताब थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो निश्चित रूप से उसमें न्यूटन के नियम जहाँ से समाप्त हो गए थे, आइंस्टीन का अप्रोच जहाँ काम नहीं कर रहा था, उसी पर स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किताब लिखी थी और उसी थियरी को, आइंस्टीन की ही थियरी को उन्होंने आगे परिभाषित किया। चलिए देखते हैं आगे पॉइंट हमारा जो है। आज हम माप शुरू करने वाले हैं और माप में त्रुटि देखेंगे कि माप और त्रुटि में क्या संबंध होते हैं। माप आप कई प्रकार से कर सकते हैं, किसी प्रकार का भी मापन आप करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे बौद्धिक रूप से हो। तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो बुद्धि का मापन करती हैं। मापन बहुत व्यापक शब्द है, छोटा सा शब्द नहीं है। उसी मापन के अंदर हम माप भी करते हैं। माप खासकर भौतिक राशियों की सहायता से की जाती है। मापन एक बृहद शब्द होता है। मापन का तात्पर्य यही है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिणाम को शब्द या अंक अक्षर प्रदान कर देना मापन कहलाता है। शाब्दिक अर्थ की बात अभी हम कर रहे हैं, भौतिक फिजिक्स की बात नहीं है ये इसके शाब्दिक अर्थ की बात है। मापन जैसे कोई पूछे, या इसको इंग्लिश में इवैल्यूएशन भी कहते हैं, या आप इवैल्यूएशन नहीं कहते, सॉरी मेजरमेंट कहते हैं। इवैल्यूएशन मूल्यांकन हो जाता है, ये मेजरमेंट है, इसको इंग्लिश में मेजरमेंट भी कहते हैं। तो मेजरमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। तो मेजरमेंट्स का मतलब ये है कि आप किस तरीके का मापन कर रहे हैं, चाहे वो बुद्धि का मापन हो, शारीरिक क्षमता का मापन हो, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है तो उसके क्रिकेट का मापन करेंगे। तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते रहते हैं। तो माप में त्रुटि से आशय ये है, त्रुटि किस प्रकार की हो सकती है। तो माप में त्रुटि मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकती है। तो इसकी जो परिभाषा है उसको हम थोड़ा सा 2 लाइन में समझ लेंगे। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, सीधी सी बात है। किसी माप की अनिश्चितता, ये शब्द आप याद रखेंगे। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रुटि कहते हैं। तो किसी माप का तात्पर्य क्या है? हम जब कोई माप कर रहे हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है उसी को त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि लगभग 5 मीटर, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। अब एग्जैक्ट है कि नहीं, आप 5 मीटर लिए किसी से, वो भी जरूरी नहीं है कि 5 मीटर ही हो सकता है मेजरमेंट करने वाले ने कुछ गलती कर दी हो।
तो इसको हम आगे देखेंगे कौन सी त्रुटि में आती हैं। तो इसको अगर देखा जाए, कोई आपसे पूछे माप में त्रुटि या त्रुटि किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में कह दें किसी माप की अनिश्चितता, किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अर्थात किसी माप की अनिश्चितता, या आप कह सकते हैं कि आप जब मेजरमेंट करते रहते हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी आ जाती है उसी को त्रुटि कहते हैं। क्लियर? तो इस त्रुटि से आशय हमारा ये है, त्रुटि व्यवहारिक रूप से अगर देखी जाए तो दो तरीके से होती है। एक त्रुटि कहलाती है यांत्रिक त्रुटि या यंत्रगत त्रुटि भी बोलते हैं इसको। तो यंत्रगत त्रुटि, और दूसरी त्रुटि की बात अगर करते हैं तो यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। और ये कौन सी है, यंत्रगत त्रुटि। तो यंत्रगत त्रुटि का तात्पर्य है कोई यंत्र है, नाम से ही क्लियर है, जिस यंत्र से आप माप कर रहे हैं उस में अगर कोई त्रुटि है, जैसे आप 1 मीटर का पैमाना ले लीजिए, ऐसे शब्दों को समझिएगा। भौतिक विज्ञान में अगर शब्दों की परिभाषा आपको आती है, शब्दों की मीनिंग निकालना आता है, सब आसान हो जाएगा। नहीं आती है तो कठिन ही रहेगा। तो अगर 1 मीटर का पैमाना है लेकिन यंत्र थोड़ा सा, अगर मान चलिए स्केल ही है, थोड़ी सी टूट गई है, उसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और ये कितने का है, 99 सेंटीमीटर का ही पैमाना है। आपको पता नहीं, आपने मापना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे हर बार आपको 1 सेंटीमीटर की कमी मिलेगी। ये यंत्र की त्रुटि है, मनुष्य की त्रुटि नहीं है, याद रखिएगा। इसको यंत्रगत त्रुटि कहा जाता है। मापने वाले पे भी निर्भर करता है, वातावरण पे भी निर्भर करता है, कौन माप रहा है, ये तमाम प्रकार के ऐसे प्रायोगिक जो समस्याएं हैं वो दिखलाई देती रहती हैं। अब यंत्रगत त्रुटि से तात्पर्य आपको बता दें कि यह यंत्रगत त्रुटि बाद में आती है। अगर कुछ किताबों में जैसे एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें सबसे पहले यंत्रगत की जगह पे क्रमबद्ध त्रुटि मिलती है। इसको हम मिटाए इसलिए कि लिखे थे समझाने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। वैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर एनसीईआरटी किताब के अनुसार चलें तो ये माना जाता है क्रमबद्ध त्रुटि, ये इसी के अंतर्गत आएगा। जब आगे आएगा अंतर्गत तो चर्चा करेंगे। लेकिन क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब है लगातार होने वाली त्रुटि, जो लगातार आप करते जा रहे हैं, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो क्रमबद्ध त्रुटि कहने का तात्पर्य है कंटिन्यूअस चलती रहती है। यादृच्छिक त्रुटि का तात्पर्य क्या है, यादृच्छिक त्रुटि का मतलब ये है, इसको रैंडमली एरर भी बोला जाता है। यह एक ऐसी त्रुटि है जो कहा नहीं जाता कि आप किसी चीज को माप कर रहे हैं, उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी लेकिन कितनी है ये फिक्स नहीं है। इसमें तो फिक्स होता है ना, 1 सेंटीमीटर हो गई। या वो यंत्रगत त्रुटि भी थी और क्रमबद्ध त्रुटि भी, क्योंकि लगातार 1 सेंटीमीटर कमी आप करते जा रहे थे। तो पहले क्रमबद्ध पढ़ लेंगे तो वो यंत्र में ही पाई जाती है, इसलिए उसमें ज्यादा आपको डिस्कशन नहीं करना है। आप ये ध्यान देंगे क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं और यादृच्छिक त्रुटि, दोनों की परिभाषाएं आप नोट कर लेंगे, लिखा हुआ है आपके पास, नोट्स गया हुआ है। अब देखिए यादृच्छिक का तात्पर्य क्या है, रैंडमली, मतलब किसी भी प्रकार से हम मीटर पैमाना माप रहे थे, उसके बाद दूसरा पैमाना ले लिए, तीसरा पैमाना ले लिए, यानी ये हमारी इच्छा के अनुरूप है। जब तक मन किया हमारा हम पढ़ाए, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, चल दिए। ये हमारी इच्छा के ऊपर, यानी यादृच्छिक त्रुटि का तात्पर्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति की इच्छा क्या कर रही है, वह स्वतंत्र रहता है। आप एक तरीके से कहते हैं यह स्वतंत्र नहीं होती है, यह स्वतंत्र होती है। ये इसका मतलब आज़ादी से भी है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके की त्रुटियों को दोनों को हम क्या करेंगे, आसानी से देख लेंगे। तो यही सी त्रुटि को आगे चल के, आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस पर हम 1-2 त्रुटि की और बात करेंगे। वो त्रुटियां क्या कहलाती हैं, निरपेक्ष त्रुटि क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। अब बच्चों ये देखिए, निरपेक्ष त्रुटि से आशय क्या है, जैसे हम कोई भी भौतिक राशि की सहायता से कोई मापन कर रहे हैं। अब भौतिक राशि की सहायता से अगर हम कुछ मापन कर रहे हैं, मान के चलिए उसका वास्तविक मान कहा जाता है ना, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के संदर्भ में इसको देखा जाता है। अगर हम कहें किसी भी निरपेक्ष त्रुटि में अगर किसी भी पैमाने या किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, कौन सा मान बोलिए, वास्तविक मान कुछ है और उसका प्रायोगिक मान कुछ है, तो निरपेक्ष त्रुटि जब निकालेंगे तो वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, निरपेक्ष त्रुटि मिल जाता है। बहुत आसान सा सूत्र है इसका,
बहुत कठिन नहीं है, बस हमें करना क्या है, हमें उसके अनुसार मानते हुए इसके सूत्र को स्थापित कर देना है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान का जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अगर हम कहें किसी भी प्रयोग में उसका वास्तविक मान क्या है, ए है, और उसका प्रेक्षित मान या आप कह सकते हैं प्रायोगिक मान क्या हो जाए, डेल्टा ए हो जाए। डेल्टा ए ना हो जाए आप A1 भी कर सकते हैं, A2 भी कर सकते हैं, A3 कर सकते हैं, डॉट 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 अगर इसी तरीके से करें तो AN हो जाएगा। तो हर बार आप जो उसका वास्तविक मान है उसी में इसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगी उसकी क्या, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत ही कठिन तो नहीं लगता, लेकिन जब आप निकालते जाएंगे तो ये काम आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसको अब अगर देखें A1 में अगर देखें तो डेल्टा A1 बराबर आपको क्या मिलेगा, A माइनस A1, यही तो आएगा, क्योंकि इसका वास्तविक मान A है और प्रयोग के दौरान A1 त्रुटि कर रहा है। तो उसकी निरपेक्ष त्रुटि अगर देखेंगे तो वास्तविक मान में होने वाली त्रुटि को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, निरपेक्ष मान मिल जाएगा। इसी तरीके से हम अगर कहें डेल्टा A2 इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं A माइनस A2 है। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। और ये ध्यान दीजिएगा माइनस ही नहीं रहता, इसको लगभग का चिन्ह इनके बीच में बना रहता है। इसका मतलब ये है कि धनात्मक ज़्यादातर होते हैं, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें इसको घटाएंगे। देखिए वैसे होता क्या है, वास्तविक मान से ज़्यादा त्रुटि आप कर नहीं सकते अगर समझने का प्रयास करें तब। तो वास्तविक में कुछ घटाएंगे तो धनात्मक ही हमेशा मिलता है, ऋणात्मक कम मिलता है। तो इसीलिए आप लिखेंगे डेल्टा A3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A माइनस A3। इसी तरीके से AN तक अगर हम जाएं तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा AN इज इक्वल टू A माइनस AN। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि का मतलब यही है कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के मध्य जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, या इसी को हम निरपेक्ष त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। अगर इसी त्रुटि में अगर n बार आपने किसी भी राशि की सहायता से मापन किया है, अगर n सबको जोड़ के n से भाग दे दिया जाए, सबको जोड़ने का मतलब ये है, ये ध्यान देंगे, सबको जोड़ के अगर हम भाग दे दें n से, सबको जोड़ने का मतलब ये है कि डेल्टा, ठीक है, A n अगर लिख दें, इसके ऊपर एक बार लगा दिया जाए तो इसी निरपेक्ष त्रुटि को और माध्य त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात तब हम उसको कहते हैं कि यह माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गई। क्या हो गई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको लिखेंगे कैसे, माड ऑफ A1, ठीक है, या डेल्टा के साथ है, डेल्टा के साथ लिख दीजिए, माड ऑफ डेल्टा A1 प्लस माड ऑफ डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 n तक जो है इसको लिख देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देखेंगे इसी में n से भाग दे देंगे, क्योंकि n बार आपने वो किया मेजरमेंट, तो यह हमें जो मान प्राप्त हुआ यह मान क्या कहलाता है, यह मान कहलाता है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहते हैं इसको, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां तक के सूत्र को आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे और आप आगे जो आने वाले टर्म हैं उनकी चर्चा हम अगली कक्षाओं में करते रहेंगे। यह माध्य निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र यह है और यह निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र है। यानी आज हम लोगों ने माप में त्रुटि या क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि, उसके बाद निरपेक्ष त्रुटि और उसके बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बारे में जानकारी प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद।